जोहार झारखंड। आज 25 सितंबर 2020। मैं प्रताप कुमार झा, पीजीटी टीचर, +2 स्कूल सारवां से आप लोग तो हिस्ट्री में वन लाइनर नोट्स के माध्यम से प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य तक मैंने आपको पिछले क्लास तक मैंने बताया था। आज हम मौर्य साम्राज्य में ही मौर्य शासन के महत्व के बारे में और अशोक के द्वारा किए गए महान कार्य के बारे में जो मैंने नोट्स बनाया है, उस नोट्स के माध्यम से आपको अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज जो मेरा वन लाइनर है वह स्टार्ट हो रहा है। अशोक के धर्म का व्यापक लक्ष्य समाज तो सुव्यवस्थित बनाए रखना था। इसका उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें तथा दासों और सेवकों के प्रति दया करें। ये उपदेश बौद्ध धर्म में भी पाए जाते हैं और ब्राह्मण धर्म में भी। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। उसने जीवों के प्रति दया और बांधवों के प्रति सद्व्यवहार की सीख दी। प्राचीन विश्व के इतिहास में वह महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। उसने अपनी आस्था के प्रति बड़े ही उत्साह और निष्ठा से काम किया और अपने साम्राज्य के अंदर और विदेशों में सफलता पाई। अशोक ने देश में राजनीति एकता स्थापित की। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांध दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, पर देश के एकीकरण में उसने ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और यूनानी सभी लिपियों का सम्मान किया। स्पष्ट उसने यूनानी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं को और विविध धार्मिक संप्रदाय को समन्वित किया। अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। मिस्र में उत्नाथन में ईसा पूर्व 14वीं सदी में शांतिवादी नीति को अपनाया था। तो मिस्र में जो शासक हुए अखनातन ने भी शांतिवादी नीति तो इस 14वीं सदी बीसी में अपनाया था। अशोक अपने समय और अपनी पीढ़ी से बहुत आगे था। ये नोट्स आप देख रहे हैं, जैसा स्पष्ट है कि मैं ये नोट्स 11 मई 2020 को लॉकडाउन के 48वां दिन में बना रहा था। मौर्य शासन का महत्व। कौटिल्य ने राजा तो धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था तो संचारक कहा है। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। उच्चतम कोटि के अधिकारी थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज थे। पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। मगध राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। उनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और बाट मापन तथा कताई, बुनाई और थान आदि शिल्पों का नियमन और नियंत्रण करते थे।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों का लगाए जाने की व्यवस्था है। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई जल वितरण की व्यवस्था करता था। मौर्य काल में ही दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया गया। यूनान और रोम में जो कार्य दास करते थे वह भारत में शूद्रों से लिया जाता था। पाटलिपुत्र से एक राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल जाता था। हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। यह सड़कें तब वैशाली से चंपारण होकर कपिलवस्तु, तलसी जो देहरादून में है, हाजरा होते हुए अंत में पेशावर पहुंचती थी। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और वहां से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अशोक के 18 अभिलेख मिलते हैं। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था और सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडार का संरक्षक होता था। यानी आप देख रहे हैं समाहर्ता जो आज के डेट में आप देख रहे हैं जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी बोलते हैं, तो वही समाहर्ता जो कर का निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था और सन्निधाता जो राष्ट्रीय ट्रेजरी होता था, उसका जो ट्रेजरी है या स्टोर रूम था, संरक्षक कस्टोडियन होता था। राज्य तो सन्निधाता की अपेक्षा समाहर्ता के चलते जो नुकसान होता था उसे अधिक गंभीर माना जाता था। कर निर्धारण का एक ऐसा विशद संगठन पहली बार मौर्य काल में ही देखा जाता है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित करों की लंबी सूची मिलती है। मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। पत्थर के स्तंभ के टुकड़े और उनके ठूठ स्टंप आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्हार में पाए गए हैं, जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवनों के अस्तित्व का संकेत देते हैं। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाने की परंपरा भी शुरू की। उत्तरी ताले पालिशदार मृदभांड की मध्य अवस्था में प्राय 300 ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदान मिट्टी की मूर्ति बनाने की कला में केंद्र बन गए। मौर्य युग में मिट्टी की मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर बनती थी। उनसे साधारणतः पशुओं और स्त्रियों की मूर्तियाँ होती थी। प्राय स्त्री मूर्तियों में मार्त देवियों और पशु मूर्तियों भी हाथी हुआ करते थे। ये मिट्टी की मूर्तियाँ हाथ से बनाई जाती थी। गंगा मैदान की नई भौतिक संस्कृति के आधार थे लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्राओं की बहुयात, लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी ताला पालिशदार मृदभांड जिसे NBPW नाम से प्रसिद्ध, मिट्टी के बर्तनों की भरमार, पति ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रचलन और इनसे बढ़कर पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय था। गंगा के मैदानों में भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी तेजी से विकसित हुई। इसी काल में मूठ वाली कुल्हाड़ियों, हंसिए और फालों का भी प्रचलन हुआ।
मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पताई हुई ईंट का प्रयोग हुआ। पति ईंटों का प्रयोग साम्राज्य के दूरवर्ती प्रांतों में भी फैल गया। छल्लेदार कुएं जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में प्रकट हुए, साम्राज्य से केंद्रीय भारत के बाहर भी फैल गया। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक, फिर अगले वीडियो में आगे तो हम आगे के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।